जड़ें जब मजबूत रहती हैं तभी पत्ते लहलहाते हैं। ये रंग अड्डा अपनी जड़ों को मजबूत करने का एक तरीका है और हम सब उसके पत्ते हैं। आज 8वें रंग अड्डे में हम भिखारी ठाकुर के विदेशिया पर बात करेंगे। फिर उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है अंजो दीदी, जो उनकी अंतिम रचना है, और उसके बाद धर्म त्रिपाठी का अंधा युग, जो मील का पत्थर माना जाता है काव्य नाटक में, उसका एक श्रुति नाटक आप सभी के सामने होगा। नाटक के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए इस रंग अड्डा को हम आयोजित करते आ रहे हैं, हम यानी लिटिल थिएस्पियन। और ये 8वां रंग अड्डा है, ये इस वर्ष का अंतिम रंग अड्डा, जो 8वें तक अपना स्थान बना चुका है। आगे भी ये क्रम 100 के पार जाएगा। ये तो मतलब हमारी हिम्मत या कह सकते हैं हमारा हौसला है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि इस रंग अड्डे के दौरान हम जितने भी कलाकार हैं, कितने रचनाकारों या नाट्यकारों को जान चुके हैं, और इतनी आसानी, इतनी सहजता से, इतनी व्यस्तता भरे जीवन में, ये अब जाकर सोचती हूँ तो समझ में आ रहा है कि रोज हर सेशन में 4 लोगों को या 3 नाट्यकारों के बारे में हम जान रहे हैं, तो इससे पहले इनका ये अनुभव नहीं रहा होगा, मैं लिख कर दे सकती हूँ। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं विदेशिया नाटक के ऊपर। राधा ठाकुर अपनी बात रखेगी। मैं पहले बता दूं कि जो भिखारी ठाकुर हैं वो भोजपुरी भाषा के नाटककार हैं, जिन्हें भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं लिखी जो लोगों के बीच से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लिखने के लिए ही वो अपनी कलम उठाते हैं। भिखारी ठाकुर का स्वयं का जीवन भी बहुत संघर्षपूर्ण रहा है और उनकी रचनाओं में वही संघर्ष उभर कर आता है, जो उनके बगल की कहानी है, कोई विधवा बहन है, और खुद उनके जीवन में जो महिलाओं के साथ संबंध रहा है उनको वो बहुत अच्छी तरह से उभारते हैं। आप अगर भिखारी ठाकुर की रचनाओं पर जाएंगे तो लगेगा कि आप अपनी भारत की धरती को बहुत नजदीक से महसूस कर रहे हैं। तो उसी विदेशिया नाटक को राधा के अंदाज में वो किस तरीके से भिखारी ठाकुर को समझ पाई है, आज यहाँ पर सुनेंगे। तो राधा ठाकुर, आपका स्वागत। यहाँ उपस्थित सभी गुरु और मेरी मामा मैम को सादर प्रणाम। भिखारी ठाकुर का नाटक विदेशिया, इसका शीर्षक है भिखारी ठाकुर के नाटक विदेशिया में स्त्री। भिखारी का साहित्यिक शब्द, भिखारी का नाम अगर साहित्यिक शब्द हमारे कान में कौंधते हैं तो सबसे पहले उस नाटककार की छवि हमारे समक्ष अंकित होती है, जिसका नाम है भिखारी ठाकुर। यह शब्द अपने आप में ही एक क्रांति है। क्रांति बिहार के साहित्य की, क्रांति समाज में फैली कुरीतियों की, क्रांति स्त्रियों के अधिकार की। संस्कृति और लोक साहित्य के प्रहरी, दलित वर्गों के समर्थक भिखारी ठाकुर ने समाज में फैली कुरीतियों और स्त्रियों की दयनीय स्थिति का जीवंत वर्णन भोजपुरी गीतों एवं नाटकों के माध्यम से अपनी रचनाओं में किया। इनकी रचनाएं अनपढ़ की समझ सिद्ध होती नजर आती, जिसमें नौटंकी नाच और लोकगीत जैसे मनोरंजन के माध्यम से सामाजिक परिप्रेक्ष्य को आईना दिखाने का प्रयास होते। पुनर्जागरण काल के कवि एवं स्त्रियों की जमीन तलाशते लोक के स्वर तक पहुंचने वाले कवि भिखारी ठाकुर एक सफल रंगकर्मी, गीतकार, नाट्य निर्देशक और अभिनेता भी थे। इनके सभी नाटकों में स्त्री अपना मुख्य रूप लिए अपनी प्रासंगिकता के साथ उजागर होती है। इनके नाटकों में स्त्री का विरह और वियोग की स्थिति को हम चरम सीमा पर देखते हैं, लेकिन हम वियोग का कारण सिर्फ पुरुषों को ही घोषित नहीं कर सकते। सामाजिक और आर्थिक स्थितियां भी उतनी ही जिम्मेदार हैं जितने कि पुरुष। जटिल परिस्थितियों के कारण ही पुरुषों को अपना घर द्वार छोड़ बंगाल जैसे पराये देश में 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में भटकना पड़ता है। उनकी स्त्रियां अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं और ऐसे अभाव की स्थिति में प्रेम ही वो ठोस धरातल है जो एक स्त्री को संतोष के करीब ले जाता है।
जिसे ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियां माया के नाम से संबोधित करती है। ऋषिकेश सुलभ भी अपने नाटक बटोही में, जो कि पूर्ण रूप से भिखारी ठाकुर की जीवन या भिखारी ठाकुर के जीवन का लेखा जोखा प्रतीत होती है, उसकी स्त्री भी कोलकाता के स्त्री को माया के नाम से संबोधित करती है और डरती है कि कहीं इस माया जाल में मेरे प्रियतम फंस न जाए। इस अलौकिक सत्ता का रूप लावण्य का तो पता नहीं, पर ग्रामीण क्षेत्र की स्त्रियों के मस्तिष्क में पूर्ण रूप से बना रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अकेली स्त्री के साथ उसके घर के लोग ही उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जिसके कारण स्त्रियां आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं। दरअसल नाटक विदेशिया की कल्पना नाटककार ने एक सामूहिक त्रासदियों को ध्यान में रखते हुए गढ़ा है, जहां विदेशिया के बारे में बहुत कुछ बता दिया। एक बात और कि विदेशिया एक शैली के रूप में अब हिंदी नाटकों में आ चुका है, जिसके मैं बता दूं कि हबीब तनवीर भी इस शैली का प्रयोग अपने नाटकों में किए हैं। उनका बहुत आगरा बाजार नाटक की शैली का प्रभाव बहुत गहरे रूप से दिखता भी है। तो राधा को धन्यवाद। अब हम उपेंद्र नाथ अश्क को उनकी रचना अंजू दीदी के माध्यम से जानेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क जो है वो प्रसिद्ध कथाकार हैं और उनके उपन्यास के लिए ज्यादा वो जाने जाते हैं। लेकिन अंजू दीदी जब नाटक आया तो उन्होंने नाटकों में नाटक के जितने भी रचनाएं आई वहां पर वो एक अपनी अलग पहचान बना दिया। कौन? अंजू दीदी। मशीनीकरण जिस तरह से हावी हुआ था दुनिया में, और मशीनीकरण आने के साथ वो इंसान में कैसे मशीन के रूप में बदलते जा रहे हैं, उसके प्रभाव को वो अंजू दीदी नाटक में बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध अच्छी बात यह है कि अश्क समाजवादी परंपरा, जो हमारे भारत में समाजवादी परंपरा है, उसको एक अलग कोण से देखते हैं। और जिस विषय को वो उपन्यास में उठाते हैं वो नाटक में नहीं उठाते हैं, और जिसे नाटक में उठाते हैं वो उसे उपन्यास में नहीं उठाते हैं। ये उनकी सबसे अच्छी बात है कि जो विषय उठाया जाता है उसे रिपीट नहीं करते हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगी। अब मैं प्रियंका सिंह को बुलाऊंगी कि वो आए और अंजू दीदी पर अपनी बात रखें। धन्यवाद पार्वती। आज मैं बात करने वाली हूँ उपेंद्र नाथ अक्ष का एक नाटक अंजू दीदी, जिसका शीर्षक है मध्यवर्गीय समाज को उजागर करते हुए उपेंद्र नाथ अक्ष। उपेंद्र नाथ अक्ष का जन्म पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में 14 दिसंबर 1910 को हुआ और देहांत 19 जनवरी 1996 में प्रयागराज में हुआ। उपेंद्र नाथ अक्ष रचनाकार होने के बावजूद एक कथाकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध रहे। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण में उनकी लेखनी निरंतर सक्रिय रही। उपेंद्र नाथ अक्ष छाया उत्तर काल के प्रसिद्ध नाटककार हैं। इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की जो हिंदी नाटक को एक आयाम प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के उथल-पुथल भरे समय में उनकी साहित्यिक जो रचना थी वो किसी एक खेमे नाम में ना बनकर, बल्कि उनकी रचनाओं में हम अनेक चीज देखते हैं, जैसे मानवीय प्रश्न है, मध्यवर्गीय मनुष्य के दैनिक जीवन की गुत्थियां है, साथ ही साथ जीवन को साहित्य में जोड़ते हुए उनकी रचना आगे बढ़ती है। उपेंद्र नाथ अक्ष प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू करते हैं, लेकिन प्रेमचंद के सानिध्य में कहे या उनकी प्रेरणा से उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया। हालांकि सभी जानते हैं कि एक साहित्यकार जितना भी तटस्थ होकर लिखे, पर उसमें जो जीवन के मूल्य है वो साहित्य में दिखी जाते हैं, जो कमोवेश हर रचनाकार की विशेषता है। इसी संदर्भ में शिव पूजन सहाय उनके साहित्य लेखन पर विचार करते हुए कहते हैं कि जब वह साहित्य की रचना करते हैं तब उनकी प्रतिज्ञा सदा जनता के जीवन और मनोभाव की अनुगामिनी रहती है। उपेंद्र नाथ अक्ष मूलतः मध्यवर्गीय परिवेश से जुड़े हुए हैं, इसीलिए अपनी लेखनी के विषय वस्तु पर उन्होंने खुद ही कहा है कि अपने जीवन के दुख को मैंने दूसरों के दुख से जोड़ा है। इन्होंने मूलतः 14 बड़े नाटक लिखे हैं,
जो उल्लेखनीय है जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, पर्दा उठाओ और पर्दा गिराओ, अंजू दीदी आदि। अंजू दीदी जो 1955 में प्रकाशित हुई, अश्क की सबसे प्रौढ़ रचना मानी जाती है, जो मनोवैज्ञानिक है और सामाजिक नाटक भी है। इस नाटक में उन्होंने उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों को एक मानसिक रोग की भांति दिखाया है। नाटक 2 अंगों में विभाजित है। खोखले आदर्शों का वाहन करने वाली अंजू दीदी इस नाटक की मुख्य केंद्र बिंदु रही। हालांकि नाटक पुरानी है, लेकिन इसके तत्व आज के मध्यवर्गीय समाज को ही दर्शाती हैं। नाटक की शुरुआत एक डाइनिंग रूम से होती है, जहां अंजू दीदी नाश्ता ना तैयार होने पर अपनी नौकरानी को डांट लगाती हुई कहती है कि सुबह का नाश्ता तैयार क्यों नहीं है। अंजू दीदी का मानना है कि सुबह का नाश्ता 8 बजे तक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे नाना जी कहते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। जैसा कि हमने देखा, नाटक की शुरुआत में अंजू दीदी नाना के विचारों को वहन करती है, मतलब उनके विचारों को लेकर सोचती हैं और उनके विचारों पर उन्होंने काम किया कि ये नाना ने कहा है तो उनकी चीज को मैं आगे चलाऊंगी। जैसे उनके अगर नाना जी की बात करें तो वक्त के पाबंदी थी, वो एक नियम के हिसाब से अपनी दिनचर्या को चलाते थे। तो वही परंपरा, वही चीज अंजू दीदी ने अपनी चारित्रिक विशेषताओं में अपनाया है। जैसा कि अपने परिवार को वो दिनचर्या के नियम में बांधती है, जहां परिवार वाले ना चाहते हुए भी जीवन की उन सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं जो उन्होंने सिर्फ उन्होंने केवल कल्पना ही की होगी, उन्होंने किया नहीं है। बेटा नीरज अपनी माँ की हर बात को मानता है, जिसे अंजू दीदी अपने को एक गर्व महसूस करती है। वो कहती भी है कि सभ्यता और शिष्टाचार की कमी तुम कभी नीरज में ना पाओगी। लेकिन अंजू दीदी इस बात को जान ही नहीं पाई कि नीरज आतंकी माहौल का शिकार है, जो हर काम को नियमबद्ध तरीके से करता है। हालांकि नीरज क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था, जबकि अंजू दीदी उसे कमिश्नर बनाना चाहती है। अंत में वह इन दोनों में से कुछ नहीं बन पाता। नाटककार यहाँ पर विशेष तौर पर जोर देते हुए हमें बताते हैं कि दबाव कब जुल्म में परिवर्तन हो जाता है यह पता ही नहीं चलता। शायद यह बात अंजू दीदी के साथ भी हुई है। इस बेबुनियादी सोच का शिकार सिर्फ उनका बेटा ही नहीं, उनका पति इंद्र नारायण जो पेशे से वकील हैं वह भी है। वह चुपचाप से इस धर्म पालन व्यक्तित्व को चुपचाप इसे स्वीकार करते चला जाते हैं। इस संवाद से हम इस बात को और अच्छे से जान पाएंगे जब श्रीपत अपनी जीजा से कहता है कि वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी मानकर कहिए कि शादी की कल्पना में ज्यादा आनंद है या शादी में। याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के सिलसिले में आपसे मिलने आया था, तब आप कितना हंसते थे, आप कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही से आपके स्वभाव में था। पर अब आप हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं, हालांकि आप एडवोकेट भी नहीं बने हैं। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए वो बूढ़ा हो जाता है। वकील तो अब हम दूसरी पारी शुरू करते हैं। एक बात बता दूं, हमारे गुरु अजहर सर से जब मेरी हमेशा बात होती तो हमेशा कहा करते थे ना कि तुम लोग एमए के स्टूडेंट तो लिखा करो, तुम लोग ही लिखोगे तो कौन लिखेगा। मतलब हम सब लिखो, जरूरी है लिखना, नाटकों पर तो खास करके लिखो, इस पर काम नहीं हो रहा है, इसी अंदाज पर कहते थे सर। और उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे जो आज की पीढ़ी है वो हमारे रचना का जो नाट्यकार है, जो रंगालोचक रह चुके हैं, उनको जाने, उनको समझे। तो जो सर का जो सपना है, जो अंदर ही अंदर अदृश्य था, उसे उसे दृश्यात्मक देना, उसे रूप देना, उसे आकार देने का काम उमा मैम हम सबके बहाने करवा रहे हैं। मैम अड्डा करती थी तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में करती, जिसकी बात हमेशा बीच बीच में हमारे दौरान होती भी रहती थी। अभी साहित्यिक अड्डे की जगह गप्पेबाजी वाले अड्डे होने शुरू हो चुके हैं। इस तरह के अड्डे अगर होने लगे तो हमारी पीढ़ी बहुत बहुत आगे जा सकती है। अब
करते हैं अंधा युद्ध पर अपनी श्रुति नाटक देखने के लिए। लेकिन अंधा युद्ध जो है अभी हाल फिलहाल युद्ध का जो स्थितियां चल रही हैं करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, किस लिए युद्ध कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या है, किसको बचाना चाहते हैं? अंत में तो ये है कि क्या बचा रहे हैं आप, लोग उसमें मर रहे हैं तो उस युद्ध की उसकी प्राप्ति क्या है? ये कई सारे सवालों के बीच से ये नाटक अंधा युद्ध एक उद्घोष करता है कि अंत में परिणाम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो धर्मवीर भारती को पद्मश्री जो बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, उन्हें सम्मानित किया गया था और वो विशेष करके कविताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। उनकी कविताएं हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं। कलुप्रिया बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी, और इसी कविता के कारण ही ना उनके जो नाटक है ये काव्यात्मक हुआ। विचार जो थे वो काव्य का रूप लेकर निकल कर आए और भाषा संस्कृत निष्ठ रही है, जिसे सुनने में अक्सर आम विद्यार्थी बोलते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। अगर ये विद्यार्थियों के अंदर बीज जाए तो इस तरह की रचनाएं, तो कह सकते हैं ना संस्कृत भाषा को पढ़ने की ललक भी बढ़ेगी। अब हम आते हैं अंधा युग श्रुति नाटक को देखने के लिए। मैं टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युद्ध का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन। जीत गया जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। गौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 3 बूढ़े प्रहरी। सुनते हो कैसी है ध्वनि ये बेहावा? सहसा अंधियारा क्यों होने लगा? देखो तो दिख रहा है कुछ? अब अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे? दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल ही में गीत है, गीत। लाखों करोड़ों पंखे खोले, लोग तो अरब नगरी का आसमान ये गिद्धों ने घेर लिया। झुके रहो, झुके रहो, ढालों के नीचे छिपे रहो। नरबच्ची है, वे गिद्ध भूखे हैं। लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की ओर। मौत जैसे ऊपर से निकल गई। अशकुन है भयानक वो, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। कौन है? संजय? नहीं, विदुर हूं महाराज। विह्वल है सारा नगर आज। बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। महाराज चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको।
पर पहले कभी तुमने यह नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरुद्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर की कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ रहेगा। उलझन से, संशय से, वह संजय भी इस मोह दिशा से गिरकर है भटक रहा, जाने किस कंटक पथ पर, 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 जाने किस कंटक पथ पर। प्यारी सदस्य संगीता जी आपका कुर्सी रख देना। मैम उमर वाला जी और यहाँ के भी मौजूद हैं, सबों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। बहुत खुशी हुई और लिटिल एसपीएन जो है इदारा अदब के हवाले से जो खिदमात अंजाम दे रहा है और खुशी तौर पर वो हमें इनकी क़यादत है, ये काबिल सराहने, काबिल तारीफ। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जिन लोगों ने लिखा पढ़ा उनके लिखने पढ़ने का कोई तो मकसद रहा होगा। रोशन मकासद, मैं उर्दू में कह रहा हूँ, अगर थोड़ी सी कोई बात लगे तो नहीं सब जानते हैं, हाँ, सब उर्दू ज़बान से वाकिफ हैं। लिखने पढ़ने का मकसद था ताकि लोगों की ज़िंदगी के मकासद, ज़िंदगी जीने के सलीके, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मुश्किलात, उनसे कैसे हल निकालना, उससे कैसे निपटना है। हमारे लिटरेचर, हमारे अदब निगारों का, लिखने वालों का मकसद यही था। पर चूँकि ये सारी चीज़ें अब किताबों में रह गई थी और जो लोग इसकी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस तरह से, वो काबिल तारीफ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत मजबूर हूँ आप सबों का कि आपने हमें कुछ कहने का मौका दिया। आपने जो आर्टिकल पढ़ा, आपने जो रिव्यू पेश किया इन्होंने, वो भी नहायत ही काबिल तारीफ था। बहुत अच्छा से, बहुत खूबसूरती से आपने पेश किया और ड्रामा भी बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आप सबों का अंदाज, आवाज़ और पेशकश जो थी इंतहाई खूबसूरत थी। साथ में जो म्यूजिक का कॉम्पोजिशन वो भी बहुत अच्छा सिलेक्शन था। तो बहुत खुशी की बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों का। मैं आप लोगों को, चूँकि आप सब लोग रोज़ के बच्चे हैं, लेकिन कुछ जो आप हमारे अतिथि हैं, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी। मैं दोहराती हूँ बार बार, क्योंकि मेरा मानना है कि दोहराने से झूठ भी सच में बदल जाता है और जो सच है वो तो मजबूत होना है। तो मैं यही दोहरा कर कह रही हूँ कि जो रंग अड्डा हम कर रहे हैं हर महीने, ये मेरा और अजहर का दोनों का ख्वाब था कि हमारे जो नई पीढ़ी है, खासतौर से हमारे जो कलाकार हमसे जुड़ रहे हैं, कम से कम उस बात के लिए जरूर जाने जाएं कि लिटिल थेस्पियन के कलाकार हैं। और तो लिटिल थेस्पियन के कलाकार अलग कैसे होंगे? अलग होंगे लिख कर, पढ़ कर। आप पढ़ रहे हैं नाटककारों को, निर्देशकों को, आप उनके बारे में जब पढ़ रहे हैं, फिर आप उनके बारे में लिख रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं, आप थिएटर को पूरा समझने के लिए तैयार हो रहे हैं। और जब आप बाहर जाएंगे, दूसरों के बीच में आप उठेंगे, बैठेंगे, उनसे जब बात करेंगे, तो आपकी पहचान निश्चित तौर पर, बेशक तो अलग नजर आएगी। क्योंकि हमारी नई पीढ़ी में पढ़ने का रिवाज कंप्लीटली, पूरे तौर पे खत्म हो चुका है। थिएटर का मतलब ये बच्चे सिर्फ जानते हैं कि हमें डायलॉग्स मिल जाए और अपने डायलॉग्स को अच्छे से मंच पर बोल दें। लेकिन एक नाटककार ने वो नाटक किन परिस्थितियों में लिखा है, उनका देश काल, उनका समय क्या था, ये विदेशिया क्यों लिखा उस समय। उस समय को जब हम पढ़ते हैं, हम नाटककार की ज़हनियत को जब पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर डूबते हैं। और जब हम डूबेंगे
तभी हम बाहर आएंगे। क्योंकि जब हम डूबते हैं ना तो हम हाथ पांव मारते हैं अपने आप को बचाने के लिए और हम बाहर आते हैं। तो जो तैराक होता है वो बाहर हो जाता है। तो हम आपको तैराक बना रहे हैं। तो ये चूंकि हमने इस अप्रैल से शुरुआत की और ये 8वां रंगड्डा है, तो लिटिल थेस्पियन में मैं और अजहर हमेशा हमेशा अपने कलाकारों को एक कंप्लीट कलाकार बनाने की ख्वाहिश रखते रहे हैं। और मुझे अब ये इसका परिणाम नजर आ रहा है। आप खुद को तैयार करें।